हेलो। 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 नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार जल्दी से बता दीजिए कौन कौन बच्चा आ चुका है हमारी क्लास में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आई होप आप लोगों को कल की क्लास बेस्ड ऑप्टिमम क्लासिफायर समझ में आया होगा, राइट। चलिए तो एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अपना नेव बेस स्टार्ट कर लेंगे, क्या होता है वो टेक्निक, और कोशिश कर देंगे कल वो समाप्ति हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था दोस्तों, पीएच मतलब अपने हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी। पीएच गिवन डी कि अगर डेटा गिवन है तो हाइपोथेसिस की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हाइपोथेसिस गिवन है तो सेम डेटा मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हाइपोथेसिस गिवन है तो हमें डेटा जो हमें दे रखा है वो मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एंड फाइनली हमने पीडी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों हमने दो चीजें पढ़ी थी वैसे कल की क्लास में, कि विच इज द बेस्ट हाइपोथेसिस। तो आपको याद होगा बेस्ट हाइपोथेसिस के केस में दो चीजें हमने पढ़ी थी, कि अगर हम एमएल की बात कर रहे हैं, मतलब जहां पे मेरे पास पीएच नहीं है, तो वील एक्चुअली ट्राई टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पीडी गिवन एच। और अगर पीएच हमें दे रखा है, वी हैव द हाइपोथेसिस प्रोबेबिलिटी, वी विल यूज द मैप रूल दैट द हाइपोथेसिस हैविंग द मैक्सिमम पीएच गिवन डी। ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में देखी थी। उसके बाद हमने देखा दोस्तों बेस्ड ऑप्टिमम क्लासिफायर। देखिए ऐसा होता है ना, आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता होगा कि क्या सब चल रहा है, मतलब कल हमने इतना सब कुछ डिस्कस किया, हो सकता है किसी चीज को या कोई बात आपके दिमाग के ऊपर से निकल गई हो। लेकिन जो मैं आपको बताता हूं ना कि ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दिया करो। आपके लिए कंक्लूजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बहुत ज्यादा एनालिसिस या थ्योरी। तो कंक्लूजन्स अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपका ज्यादा परेशानी नहीं होगी एग्जाम के अंदर। तो कंक्लूजन्स पे अगर आप अच्छे से फोकस कर लेते हो तो आपको इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो इन सब चीजों से। सो बेस ऑप्टिमम क्लासिफायर हमने पढ़ा था दोस्तों, जिसका जो रिजल्ट है अभी देखने वाले रिवीजन के अंदर अभी देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग दो पढ़ने वाले बेस क्लासिफायर, और इसको कभी कभी हम लोग ब्रूट फोर्स बेस क्लासिफायर ही कहते हैं। तो चलो ठीक है, अभी हेडिंग में देखेंगे। और हम लोग नेव बेस पढ़ेंगे, नेव बेस क्लासिफायर। ठीक है, चलिए अ वेरी ब्यूटीफुल कोट जिससे हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों। ड्रीम इज नॉट दैट यू सी वाइल स्लीपिंग। सोते समय जो सपने देखना है वो सपने नहीं है। सपने हमारे, और वैसे ही बोलते ना, अपने को सपना नहीं बोलना है, अपने को एम बोलना है। ठीक है, हमारा सपना गेट में रैंक लाना नहीं है, हमारा एम गेट में रैंक लाने का है। मतलब हमें, हमारा लक्ष्य है वो, हमें वो हासिल करना है। ठीक है, सपना तो कभी कभी ऐसा होता है ना, सपने कभी हकीकत नहीं होते, या सपने कभी कभी ऐसा होता है इमेजिनेशन में होते हैं। नहीं, हमारा एम है कि हमें गेट एग्जाम में अच्छी रैंक लेके आनी है। सो इट इज समटाइम्स समथिंग दैट यू डू नॉट, दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। तो हमारा एम ऐसा होना चाहिए जो हमें सोने ना दे। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि रात में हमें नींद नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि जैसे जनरली हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको बात करूं कि अगर मेरी सुबह लेट्स से मुझे कहीं घूमने जाना है और मेरी सुबह 3 बजे की फ्लाइट है, तो जब सुबह 3 बजे की फ्लाइट होगी मेरी,
तो मेरी नींद अपने आप 1 बजे खुल जाएगी बिकॉज ऑफ दैट एक्साइटमेंट, क्योंकि वो एक्साइटमेंट मुझे सोने नहीं दे रहा है, राइट। तो ऐसे ही कुछ होना चाहिए दोस्तों हमारे साथ भी, कि हमने जितने बजे का अलार्म लगाया है उतने बजे हमारी नींद खुल जानी चाहिए विद द एक्साइटमेंट कि हम अपने लक्ष्य या अपने एम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप, ठीक है, एक्साइटमेंट टू अचीव द गोल। एक्साइटमेंट रहना चाहिए गोल को अचीव करने के लिए, जो आपको पूरी रात अच्छे से नींद मिल जाए और तुरंत आपको एक्साइटमेंट में या फुल एनर्जी के साथ आप उठ जाओ जब भी आपने अलार्म लगाया है, जो भी आपका प्लान है अकॉर्डिंग टू दैट। चलिए, तो बेस्ड ऑप्टिमम क्लासिफायर, इसको मैंने आपको कल बता दिया था, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। हमारे पास बहुत सारे हाइपोथेसिस होते हैं दोस्तों, ठीक है, मतलब यहां पे हमारे पास हाइपोथेसिस स्पेस है, वी हैव मेनी हाइपोथेसिस, ठीक है, बहुत सारी हाइपोथेसिस है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हम डिसीजन कैसे लेते हैं। सो हम क्या करते हैं दोस्तों, फॉर एनी न्यू पॉइंट वी फाइंड P of H given D, P of H given D, ठीक है ना, H I given D, P of class CJ given by HI, ठीक है। समेशन कर देंगे I के ऊपर, I इक्वल्स टू 1 से लेके लेट्स से वी हैव M नंबर ऑफ हाइपोथेसिस। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे दोस्तों, एक तो बहुत ही सिंपल सा तरीका था कि आप सब में मतलब पूरा में एडिशन कर लो और सारी क्लासेस का प्रोबेबिलिटी देख लो क्या मिल रहा है, फिर कॉफिशिएंट निकाल लो, राइट। आपको याद होगा कल की क्लास में हमने किया था, जिस भी क्लास का मैक्सिमम कॉफिशिएंट है वही आंसर है। एक तो वो नॉर्मल तरीका हो गया जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरा फॉर्मूला बेस्ड तरीका है जो कि ये है, आप हर एक क्लास के लिए ये चीज कैलकुलेट करो, ठीक है ना, तो आप हर एक क्लास के लिए ये चीज कैलकुलेट करो, ठीक है। तो सभी हाइपोथेसिस का यूज करेंगे हम लोग इसके अंदर फॉर सीजे क्लास। अब जिस भी क्लास का ये वैल्यू मैक्सिमम आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द क्लास विच हैज दिस वैल्यू मैक्सिमम is chosen as the result, ठीक है ना, is chosen as the result, ठीक है ना, is chosen as the result। क्या ये ठीक है, समझ में आ गया है ना। ऐसा कुछ हमने कल की क्लास में किया था, ये बेस ऑप्टिमम क्लासिफायर। अब इसको ऑप्टिमम क्लासिफायर क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मतलब क्लासिफायर की तरह काम करेगा, सबसे बेस्ट। अगर हमारे पास 4-5 हाइपोथेसिस हैं, ठीक है ना, हमारे पास 4-5 मॉडल्स हैं, तो एक तरह से ये एनसेम्बल टेक्निक का यूज कर रहा है, तो उसके सारे बेनिफिट्स यहां पर हैं, मतलब ओवर फिटिंग भी नहीं करेगा और वेरिएंस भी इसका कम होगा, बाइस थोड़ा ठीक ठाक होगा, बट बेस्ट रिजल्ट देगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द ऑप्टिमम क्लासिफायर। दिस एल्गो गिव्स द मैक्सिमम या बेस्ट रिजल्ट्स ठीक है ना, ये एल्गो हमें बेस्ट रिजल्ट्स देती है। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या लगता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, एनीवन? नमस्कार भैया, गुड मॉर्निंग, बताइए। बट दिस हैज अ बिग प्रॉब्लम। क्या हो सकता है इसके अंदर प्रॉब्लम? देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉम्प्यूटेशंस की, मतलब काफी सारे कॉम्प्यूटेशंस में लग जाएंगे आपके, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई भी हाइपोथेसिस निकाली, तो आपको, जैसे हमने कल डिस्कस भी कर रहे थे, सब लोगों ने बताया भी था कि कैसे हम ये निकाल सकते हैं। सो
प्रॉब्लम देखिए। सो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई हाइपोथेसिस है तो पी एच गिवन डी हम कैसे निकालेंगे? तो एक तरह से रफ आइडिया जो इसका लगेगा कि भाई अगर डेटा गिवन है और हमें हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एक तरह से आप कह सकते हो, चल रही है ना? इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या क्लास में? कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके तो हमने कल देखा दोस्तों पी एच गिवन डी, जैसे हमने देखा था कि ये अप्रोक्सीमेटली इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड, या इसको कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमारे पास अगर जो भी डेटा अवेलेबल है, चल रही है ना? ओके ओके सो जो भी डेटा अवेलेबल है दोस्तों, तो हम अपनी हाइपोथेसिस को उस पूरे डेटा पर चेक करेंगे कि यार जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, हमारे पास अगर n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और यहां पे हर एक की क्लास हमें दे रखी है, याद रखिएगा ये सब क्लासिफिकेशन में यूज हो सकता है, रिग्रेशन में नहीं हो सकता। यहां पर हमें क्लास दे रखी है, ठीक है? तो हर एक पॉइंट की, हर एक डेटा की हमारे पास क्लास है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपनी हाइपोथेसिस को पूरे के पूरे डेटा पर चेक करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि उसकी एक्यूरेसी क्या है, और उसी समय पता चलेगा कि इस हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ये डेटा गिवन है। तो मतलब ये हाइपोथेसिस कितनी अच्छी है वो पूरे डेटा की एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलेगा, ठीक है ना? सो टू फाइंड pH given D, we have to check the hypothesis on the whole training data. तो अगर मुझे ये चेकिंग करनी पड़ेगी तो मुझे कितने कॉम्पिटिशंस करने पड़ेंगे दोस्तों? अगर मुझे ये मतलब ये चेकिंग करनी पड़ेगी अपनी हाइपोथेसिस की डेटा के ऊपर, तो मुझे कितने कॉम्पिटिशंस करने पड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली? तो आप बोलोगे आपको n कंप्यूटेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको हर एक डेटा को चेक करना पड़ेगा, ठीक है? हर एक डेटा को चेक करना पड़ेगा और हर एक डेटा की क्लास हमें दे रखी है, तो वील चेक एवरी पॉइंट। सो टू फाइंड दिस वी हैव टू चेक द हाइपोथेसिस ऑन द होल ट्रेनिंग डेटा which need n नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस, और अगर हमारे पास m नंबर ऑफ हाइपोथेसिस हैं, if we have m number of hypotheses, then total computations will be of the order of total computations will be of the order of ठीक है ना, OND। एक बार देख लीजिए क्या ये सही है? ठीक है ना? तो मतलब काफी सारी कंप्यूटेशंस इसमें लग जाएंगी हमारी। अगर हमारे पास n पॉइंट्स है तो हर एक पॉइंट पे हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पड़ेगा, वील टेक n कंप्यूटेशंस। और हमारे पास अगर m नंबर ऑफ हाइपोथेसिस, सॉरी ND कहां से कर दिया, ONM, m नंबर ऑफ हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब कितने आपने सबसेट्स बनाए होंगे, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू दैट ये चीज बन जाएगी हमारी, ठीक है? चलिए, तो बस इसमें यही प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेस्टिंग टाइम में कोई ज्यादा टाइम लगेगा क्या? टेस्टिंग में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, टेस्टिंग में इट वोंट टेक मच टाइम। टेस्टिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि
आप देखोगे हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ यही तो निकालना है, वी ऑलरेडी हैव पी एच गिवन डी, we only need to find P of Cj given Hi। तो आपको ये निकालना है। ये कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। अच्छा मैं फिर से पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि ये जो हाइपोथेसिस है हमारी, जो हम मैप रूल वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इनके अंदर ये, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था, कल भी शायद किसी बच्चे को डाउट था, तो हाँ, तो कल भी किसी बच्चे को या कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया, तो क्या लगता है ये हाइपोथेसिस हमें एट अ टाइम सिर्फ एक ही क्लास देती हैं या अलग अलग क्लासेस भी दे सकती हैं? ये बात हम लोगों ने कल डिस्कस भी करी थी। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी हाइपोथेसिस है, और मान लीजिए दोस्तों यहां पर हमारे पास 3 क्लासेस हैं, मान लीजिए 3 क्लासेस हैं, तो वही करना है हमें। हमारे पास हाइपोथेसिस के लिए क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास कोई सबसेट है, हमारे पास कोई सबसेट है डेटा का, ठीक है। तो डेटा के अंदर मान लीजिए हमारे पास 3 क्लासेस होंगी दोस्तों। तो मान लीजिए क्लास 1 का डेटा है, ये क्लास 2 का डेटा है और क्लास 3 का है। तो क्लास 1 के डेटा का हमने मीन और वेरिएंस निकाल लिया, इसका हमने मीन और वेरिएंस निकाल लिया, और इसका हमने मीन और वेरिएंस निकाल लिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्लास कंडीशनड पीडीएफ्स मिल जाएंगे। मान लीजिए C1 क्लास का ये है, C2 क्लास का ये है, और C3 क्लास का मान लीजिए ये है, और एक ही डायमेंशन का डेटा ये x है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे पास दे रखा है C1 गिवन x, ये हमने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, जैसा हमने थ्रेशोल्ड की बात करी थी पहले, वही करनी है। यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड आ जाएगा। तो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, अगर मान लीजिए ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे ग्रीन वाला बड़ा है दोस्तों इन सब से, तो ऑब्वियसली इस वाले टेस्ट पॉइंट को हम C3 असाइन कर देंगे। मान लीजिए अगर टेस्ट पॉइंट यहाँ पर है, तो आप देख सकते हो येलो वाला छोटा है, ग्रीन वाला छोटा है, व्हाइट वाला बड़ा है, तो हम लोग C2 असाइन कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं टेस्ट पॉइंट आ जाता है, तो एट अ पॉइंट पर सिर्फ एक ही क्लास देता है, वो प्रोबेबिलिटी नहीं देगा। ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी कि जो हमारी हाइपोथेसिस है, जो हम लोग मैप रूल यूज कर रहे हैं, इस तरह से ग्राफ्स बना रहे हैं, क्लास कंडीशन पीडीएफ इनटू प्रोबेबिलिटीज कर रहे हैं, तो आपको एट अ पर्टिकुलर टेस्ट पॉइंट, जब भी कोई टेस्ट पॉइंट आएगा, तो ये हमारी हाइपोथेसिस सिर्फ एक क्लास देगी कि भाई ये वाला पॉइंट इस क्लास का है। ऐसा नहीं है कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की प्रोबेबिलिटीज देगी, ऐसा नहीं है। ये बात हमने कल भी देखी थी, राइट है ना। चलिए, तो वी नीड टू फाइंड दिस, जिसमें बात ज्यादा समय नहीं लगेगा, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है, बड़े आराम से हम देख सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी हाइपोथेसिस अवेलेबल है, ये प्लॉट्स अवेलेबल है, वी हैव दीज थिंग्स, हमारे पास ये सब कुछ है ऑलरेडी, और बड़े आराम से हम ये सब किसी भी एक पर्टिकुलर टेस्ट पॉइंट जो भी आएगा हमारे पास, उसका हम क्लास निकाल लेंगे। तो ये ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, दिस इज नॉट अ लेंदी प्रोसेस, सो टेस्टिंग इज मच इजियर। ठीक है ना, आर यू ऑल सेटिस्फाइड विद दिस दोस्तों? क्या आप सभी लोग सेटिस्फाइड हैं? इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो हम लोगों ने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बहुत देखी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी, बल्कि एल्गोरिथम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है उस पर न्यूमेरिकल आपका आ सकता है, बट फिर भी हमने कॉम्प्लेक्सिटी को देखा कि इट इज हाईली, मतलब इट इज मोर कॉम्प्लेक्स of the order of n into m, the number of points and the number of hypotheses.
ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक न्यूमेरिकल बन सकता है जो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, प्रोसेस क्या है और इसका एल्गोरिदम क्या है वो हमने देखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बेस क्लासीफायर को देखते हैं। बेस क्लासीफायर या इसको ब्रूट फोर्स क्लासीफायर भी कहते हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स बेस क्लासीफायर। ठीक है, ब्रूट फोर्स बेस क्लासीफायर इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होता है। इसमें ये कहता है कि यार देखो ऐसा है, अलग अलग हाइपोथेसिस नहीं बनाते हम, सिंगल एक डेटा को पकड़ते हैं, पूरे डेटा को लेते हैं और उससे ही हम लोग क्लास कंडीशन पीडीएफ और पीसीआई को निकालते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल मैप रूल का क्लासीफायर होता है, सिंपल मैप रूल क्लासीफायर, सिंपल सिंगल तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको इस वाली साइड पे बाद में आऊंगा, पहले ही देखिए। तो इसमें बहुत सिंपल सा कहानी है। सो वी हैव द सैंपल, हमारे पास सैंपल सेट है दोस्तों। सैंपल सेट को पकड़ के हम क्या करते हैं, डायरेक्टली we find P of xi given C given Cj into P of Cj। हम डायरेक्टली ये निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड P of Ci कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सैंपल डेटा है, सैंपल डेटा के अंदर मान लीजिए n पॉइंट्स हैं। ठीक है, n पॉइंट्स हैं, जिसमें से m1 पॉइंट्स जो हैं वो क्लास 1 के हैं, m1 पॉइंट्स हमारे क्लास C1 के, m2 पॉइंट्स हमारे क्लास C2 के हैं, m3 पॉइंट्स हमारे क्लास C3 के हैं, m4 पॉइंट्स हमारे क्लास C4 के हैं, एंड सो ऑन mj पॉइंट्स हमारे क्लास Cj के हैं। तो हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी क्लास, हमें ये चीज निकालनी है दोस्तों, हमें ये चीज मैक्सिमा करनी है। तो हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी क्लास, यहां पे कोई हाइपोथेसिस की बात नहीं हो रही है, यहां पे डायरेक्टली हमने पूरे डेटा को एक साथ यूज कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द होल डेटा टुगेदर। हम एक डेटा को, मतलब डेटा को एक साथ ही यूज कर रहे हैं, पूरे डेटा को, वी आर यूजिंग द होल डेटा टुगेदर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, पीसीआई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी क्लास। इसको हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हमारे पास पूरा डेटा है जिसके अंदर n पॉइंट्स हैं, m1 पॉइंट C1 के, m2 पॉइंट्स एंड सो ऑन। तो ये तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग बता पाओगे। तो हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी क्लास, या इसको आप बोल सकते हो प्रायर नॉलेज। ठीक है ना, प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास। ओके, सो बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स n है, m1 पॉइंट C1 के, m2 पॉइंट C2 के एंड सो ऑन। तो अगर मैं किसी भी क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो कैसे आएगा, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ दैट क्लास डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है ना, तो ये बहुत सिंपली आ जाएगा mj अपॉन n के बराबर। ठीक है, तो pcj तो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये तो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, पीसीजे तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग बड़े आराम से देख पाओगे। क्या ये सही लग रहा है आपको, एक बार देखिए।
ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, ये कैसे निकलेगा, हाउ टू फाइंड आउट दिस। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा ये कैसे निकलेगा, और इसी की वजह से हम ये वाली एल्गोरिदम भी यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, विल टॉक अबाउट इट, बट पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से ये चीज। तो हम ये निकालते हैं, ये क्या होता है ये देखते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कोई पॉइंट है, तो मान लीजिए हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं, लेट्स से वी हैव 3 डायमेंशंस। x1 x2 एंड x3। तीनों डायमेंशन जो वैल्यूज ले सकती हैं वो सिर्फ 2 वैल्यू ले सकते हैं, 0 या 1। तीनों डायमेंशन जो वैल्यू ले सकते हैं वो या तो 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब वी हैव 3 डायमेंशंस और तीनों डायमेंशंस जो हैं वो 3 वैल्यू ले सकती हैं, 0 या 1। ओके, एंड लेट अस से वी हैव 2 क्लासेस। लेट अस हैव 2 क्लासेस। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 2 क्लासेस हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास 2 क्लासेस हैं दोस्तों, तो मुझे कोई बता सकता है ये कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, एनी वन, xi इज एनी पॉइंट इन द ट्रेनिंग डेटा गिवन बाय CJ। व्हाट डू यू थिंक, ये कितने कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे? थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, सोच के देखिएगा। ये निकालना है हमें, xi इज एनी पॉइंट इन द ट्रेनिंग डेटा। हमें पता है कि हर एक पॉइंट में 3 डायमेंशन होंगे और कोई भी डायमेंशन जो है वो 0 या 1 दो ही वैल्यू ले सकता है। सो ये एनी पॉइंट इन द ट्रेनिंग डेटा है, ये उसका क्लास है CJ। सो इस पूरे के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे दोस्तों, इस पूरे के मतलब कितनी प्रोबेबिलिटीज हमें चाहिए होंगी, कितनी प्रोबेबिलिटीज हमें चाहिए होंगी? 6 कॉम्बिनेशन? नहीं, 6 नहीं बनेगा, 6 नहीं बनेगा। छह नहीं बनेगा दोस्तों, कितना बनेगा? हम्म 12 ना, 12 भी नहीं बनेगा। अच्छा ये बताइए xi के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, xi के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? xi मतलब पॉइंट है जिसमें 3 डायमेंशन हैं। xi के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? xi के बनेंगे 8, और क्योंकि 2 क्लासेस हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 2 16। So we need to find P of 0 0 0 given C1, 0 0 1 given C1, C1 ही चलते हैं ना, C2 कहां से आ गया? ठीक है, ये आ जाएगा, एक बार देखिए। अब यहां से अगर हम देखें तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे ही 8 कॉम्बिनेशन C2 के साथ बनेंगे, तो टोटल हमें 16 पैरामीटर्स चाहिए या 16 प्रोबेबिलिटीज निकाल के रखनी पड़ेंगी। वी नीड टू फाइंड 16 प्रोबेबिलिटीज फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है ना, सो वी नीड 16। आप देख सकते हो ना यार, 01 01 01 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन क्लास C1 के साथ ऐसे 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और टोटल हमें कितने चाहिए होंगे? सिमिलरली फॉर क्लास 2, तो वी हैव 16 पैरामीटर्स।
वी हैव 16 पैरामीटर्स। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, अभी मुझे लगता है कि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा, तो जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं, 1 मिनट देते हैं, इसमें 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको कराता हूँ, ध्यान से समझते हैं। तो इसका मतलब हमारी ये क्या कह रहा है, हमारी ये जो बेस क्लासीफायर है या ब्रूट फोर्स क्लासीफायर है, जिसको आप दोनों नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेस क्लासीफायर या ब्रूट फोर्स बेस क्लासीफायर, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो, ये कर क्या रहा है। तो इफ आई गिव यू अ ब्रीफ कंक्लूडिंग रिमार्क, यहां पर बेस क्लासीफायर क्या कर रहा है, सो बेस ऑप्टिमम क्लासीफायर क्या कर रहा था, अलग अलग हाइपोथेसिस बनाता था, उन हाइपोथेसिस को फाइनली टेस्ट करता था और हमें रिजल्ट देता था, राइट। बेस क्लासीफायर क्या करता है, कहता है भाई सारे सैंपल डेटा को एक साथ ले लीजिए, ठीक है, ऑल डेटा टुगेदर फॉर एनी न्यू पॉइंट या फॉर एनी पॉइंट xi, for any point xi, the class is decided by p of xi given cj multiplied by p of cj, या ऐसा कह देता हूं, द क्लास cj which has the maximum value of this is assigned to xi। ठीक है ना, इज असाइन टू xi, ठीक है, ऐसा कुछ। क्या ऐसे ही कुछ हम पहले भी कर रहे थे, राइट, वी आर डूइंग द सेम थिंग, ऐसे ही कुछ हम पहले भी कर रहे थे, राइट, यही तो हम पहले भी कर रहे थे ना, यही तो हम कर रहे थे पहले भी, यही तो हम हर एक सिंगल हाइपोथेसिस में यही तो कर रहे थे। अगर हम सिंगल हाइपोथेसिस पकड़े तो उसमें हम क्या कर रहे थे, यही तो निकाल रहे थे, ठीक है, यही तो निकाल रहे थे। और उसके बाद हम क्या कर रहे थे भाई, जिसका भी ये वैल्यू मैक्सिमम होगा फॉर एनी गिवन पॉइंट, जिसका भी ये वैल्यू मैक्सिमम होगा वही क्लास असाइन कर रहे थे। ऐसी कुछ तो हम कर रहे थे पहले भी, राइट, यही तो कर रहे थे पहले भी, लेकिन हम क्या कर रहे थे, पहले सबसेट्स में कर रहे थे, पहले हम सबसेट्स में कर रहे थे। जैसे हमने एक सबसेट बनाया और सबसेट बना के हाइपोथेसिस बना ली, ठीक है। अब एक सिंगल हाइपोथेसिस में हो यही रहा है। आप अगर कल की क्लास को ध्यान में रखोगे और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप ध्यान करोगे तो यही चीज कर रहे हैं हम लोग। वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस ओनली, हम यही तो फाइंड कर रहे हैं भाई, यही तो कल भी फाइंड कर रहे थे। लेकिन पहले हम क्या कर रहे थे, डेटा को सबसेट में ब्रेक करते थे और सबसेट्स के अंदर, एक सबसेट के अंदर हम एक सिंगल हाइपोथेसिस बनाते थे। अब उसके अंदर 2 से 3 क्लास हो सकती हैं, इट डजंट मैटर। तो अगर 3 क्लासेस हैं तो आपको ये तीनों क्लास के लिए फाइंड करना पड़ेगा। हमने गॉसियन कर्व्स बना लिया और ये आ गया, ठीक है, ठीक है। ऐसे कुछ हम कल भी कर रहे थे। लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं तो मैंने यहां पर जस्ट एक एग्जांपल चेंज किया, दैट्स इट। यहां पर मैंने अपने, अगर हम यहां पर देखें तो मैंने अपने डायमेंशंस को कैसा लिया है, यहां पर मैंने डायमेंशंस को लिया था, या सिंगल डायमेंशन था, वैसे भी डायमेंशन को मैंने कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल लिया था। इसलिए मैंने अपने जो पीडीएफ्स बनाए हैं, क्लास कंडीशन पीडीएफ्स, वो गॉसियंस बनाए, ठीक है, हमने गॉसियंस बनाए। अगर हमारे पास ये चीज ये होगी तो, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैंने जस्ट अपना जो डायमेंशंस लिए हैं वो डिस्क्रीट ले लिए हैं कि डायमेंशंस की वैल्यू 01 01 01 हो सकती है, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा मतलब डिस्कशन चेंज कर लिया है, बस आप ये समझ सकते हो कि बेस ऑप्टिमम क्लासीफायर और बेस क्लासीफायर ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं। लेकिन बेस ऑप्टिमम क्लासीफायर में हम एनसेम्बल लर्निंग का यूज करते हैं, जहां पे हम सबसेट्स बना के फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं। यहां पे हम डायरेक्टली एक ही सिंगल हाइपोथेसिस की बात हो रही है, यहां पर हम एक सिंगल हाइपोथेसिस बना रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग अ सिंगल हाइपोथेसिस। हम यहां पे एक सिंगल हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है।
ओके। और फॉर एनी पॉइंट है रूल वही, आप देखोगे रूल वही है कि भाई जिसका ये चीज मैक्सिमम होगा वही क्लास असाइन कर दी जाएगी, जैसा हम कल की क्लास में कर रहे थे, राइट। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि बेस ऑप्टिमम क्लासीफायर और ये अलग अलग है, सिमिलर ही है। आप देखोगे दोनों का रूल भी सेम है, बस वहां पे हम क्या कर रहे थे, सबसेट्स क्रिएट कर रहे थे, अलग अलग हाइपोथेसिस काम कर रही थी इस रूल पे। यहां पे हमने सिंगल डेटा को सिंगल हाइपोथेसिस क्रिएट करने के लिए बोला है और रूल वही है, रूल सेम है। अब यहां पर मैंने अपना एग्जांपल के अंदर डिस्क्रीट केस ले लिया था तो आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर मैं इसमें कॉन्टिन्यूअस केस ले लूंगा तो क्या हमें गॉसियंस मिल जाएंगे? यस, मिल जाएंगे दोस्तों। अगर मैं यहां पर अपने डायमेंशंस को कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ले लूंगा तो मुझे गॉसियंस मिल जाएंगी, और अगर मैं डिस्क्रीट ले लूंगा तो मुझे ऐसा कुछ नजर आएगा। ठीक है ना, आई होप ये बातें आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस केस के अंदर मैं ये बात भी यहां पे लिख देता हूं, बेस ऑप्टिमम क्लासीफायर एंड बेस क्लासीफायर आर सिमिलर, राइट, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आर सेम बोल सकता हूं, मतलब आज सिमिलर कह सकते हैं। बस करना क्या है दोस्तों, यहां पे हम क्या कर रहे थे, एनसेम्बल लर्निंग का यूज कर रहे थे। और यहां पर हम डायरेक्टली सिंगल हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं, रूल सेम ही है, वर्किंग सिमिलर है। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर दोस्तों जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन को देखा कि जैसे भी हमने एक बात को देखा, तो here we need p of xi given cj multiplied by p of cj। ये निकालना तो बड़ा आसान है, फ्रॉम द डेटा दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ क्लास j डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये तो हमने देख लिया था, ये तो बहुत आसान है। लेकिन दोस्तों अगर इसको निकालना थोड़ा सा टफ है, इसको निकालना थोड़ा सा टफ है, इसको निकालना थोड़ा टफ है, डिफिकल्ट है। कैसे भाई, मान लीजिए हमारे पास लेट्स से वी हैव डी नंबर ऑफ डायमेंशंस। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस उसमें था, आपको अगर ध्यान हो तो, जो प्रैक्टिस पेपर आया था ना डेटा साइंस वाले का, उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मान लीजिए हमारे पास डी नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं दोस्तों, और अब ये निकालना तो आसान है, ये बात हमें पता है, बट व्हाट डू यू थिंक यहां पर कितने पैरामीटर्स आ जाएंगे दोस्तों, कोई बता सकता है यहां पर कितने पैरामीटर्स आ जाएंगे? हमारे पास डी नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं, ठीक है, वी हैव डी नंबर ऑफ डायमेंशंस, डी नंबर ऑफ डायमेंशंस, एंड लेट अस से ईच डायमेंशन इज अ डिस्क्रीट वन, क्योंकि क्वेश्चन उसी से बेसिस पे पूछा जा सकता है। ईच डायमेंशन इज कैटेगोरिकल, with let's say with let's say एग्जाम्पल ले लेते हैं, with let's say 10 वैल्यूज, कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यूज हो सकती हैं, कोई भी, कि हर एक डायमेंशन में 10 वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, एंड फाइनली लेट्स से वी हैव m नंबर ऑफ क्लासेस। तो यहां पर टोटल हमें कितनी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, कोई बता सकता है? मतलब हमें कितनी क्या प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी अपने ट्रेनिंग प्रोसेस में, कितनी प्रोबेबिलिटीज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी अपने ट्रेनिंग प्रोसेस में? यहां पर हाइपोथेसिस एक ही है, सिंगल हाइपोथेसिस है, कोई मल्टीपल हाइपोथेसिस नहीं है। बस आप यहां पर प्रोबेबिलिटी जो हम देख रहे थे, पहले हमने बड़े आराम से गॉसियंस क्रिएट कर लिए थे, तो गॉसियंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर 4 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वाले, कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज के अगर डायमेंशंस हैं तो, और सिंगल डायमेंशन हमने लिया था वैसे तो पहले भी,
तो बड़ा आसान है कि उसका म्यू निकालो, वेरिएंस निकालो, दो पैरामीटर्स निकालने हो जाएगा। लेकिन अगर कैटेगोरिकल नेचर के हमारे डायमेंशन हैं, सारे डी डायमेंशन हैं, हर एक कैटेगोरिकल डायमेंशन 10 वैल्यू ले सकता है, m नंबर ऑफ क्लासेस हैं, तो हमें टोटल कितने वो निकालने पड़ेंगे सोच के देखिएगा। ये यहां पर देखिए, इससे रिलेट करने की कोशिश करिए थोड़ा बहुत। हर एक डायमेंशन पे दो वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। हमारे पास दो नंबर ऑफ क्लासेस हैं, तो हमारा आंसर क्या बना, आराम से देखिए। हमारे पास 3 डायमेंशन है, हर एक डायमेंशन 2 वैल्यू ले सकता है और 2 क्लासेस हैं। सो टोटल पैरामीटर्स कितने हुए, 16। एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों, यहां पर 3 डायमेंशन है, हर एक डायमेंशन 2 वैल्यू ले सकता है और यहां पर दो क्लासेस हैं, तो हमारे पास 16 पैरामीटर्स आए थे। ओके, तो यहां पर आते हैं, देखिए यहां पर हर एक डायमेंशन 10-10 वैल्यूज ले सकता है और हमारे पास डी नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी क्रिएटेड दोस्तों। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं हमारे पास डी नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं, हर एक डायमेंशन 10 वैल्यू ले सकता है, चलिए कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को आता है ये मुझे पता है। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं हाँ हाँ हाँ, एक बच्चे ने सही आंसर किया। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास अगर दो वैल्यूज हैं, मान लीजिए ए और बी, मैं आपसे कहता हूं ए जो है वो 0 से 9 तक वैल्यू लेता है और बी जो है, या ऐसे कहता हूं ए जो है वो 10 वैल्यूज ले सकता है, मुझे नहीं पता कौन सी रैंडम हो सकती है, और बी जो है वो भी 10 वैल्यूज ले सकता है। तो यहां पर कितने डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, कितने डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 10 इंटू 10, सही बात है कि नहीं, ऐसी होता है ना 10 इंटू 10, ठीक है। तो बिल्कुल इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों, बिल्कुल इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए हम यहां पर कह सकते हैं कि क्योंकि यहां पर हर एक डायमेंशन 10 वैल्यू ले सकता है, डी डायमेंशंस हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन जाएंगे 10 टू पावर डी। लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशन हर एक क्लास के लिए बनाए जाएंगे। भाई यहां पे अगर मेरे पास m क्लासेस हैं तो हर एक क्लास के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय m। सो दीज मैनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या पैरामीटर्स आर नीडेड। तो ये वाले हो गए, ठीक है, लेकिन साथ में हमें ये भी तो चाहिए। तो कितने पैरामीटर्स हो गए, सो टोटल पैरामीटर्स टू बी कैलकुलेटेड इन द ट्रेनिंग for creating the hypothesis, total parameter needed to create a hypothesis is 10 टू पावर डी, 10 की पावर में a कर देता हूं, a की पावर d इंटू m। यहां पर a मैंने कर दिया दोस्तों, a इज अ नंबर ऑफ वैल्यूज द डायमेंशंस कैन टेक। ठीक है ना, d इज द नंबर ऑफ डायमेंशंस m इज द नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, m इज द नंबर ऑफ क्लासेस, तो ये हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन क्या है, हमें और भी तो चाहिए होंगे ना, यस, प्लस आपको याद होगा दोस्तों हमें पीसीजे भी चाहिए, राइट, पीसीजे भी चाहिए। तो कितनी, भाई हमारे पास ये भी पैरामीटर्स होंगे, m नंबर ऑफ पैरामीटर्स, हर एक क्लास के लिए हमें ये भी चाहिए ना। m नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो टोटल पैरामीटर्स हमें हर एक हाइपोथेसिस के लिए चाहिए, वो इतने सारे पैरामीटर्स चाहिए।
हमें इतने सारे पैरामीटर्स चाहिए होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एक बार बता दीजिए। तो अगर हम बेस क्लासीफायर बनाएंगे तो हमें इतने पैरामीटर्स चाहिए फॉर अ सिंगल, मतलब यहां पे तो सिंगल ही हाइपोथेसिस है, यहां पे तो और हाइपोथेसिस है ही नहीं, यहां तो सिंगल ही हाइपोथेसिस है। ओके नाउ दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सोच के देखिए, ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास ट्रेनिंग डेटा ही होना चाहिए, सही बात है कि नहीं। ये कैलकुलेशंस करने के लिए, मैं इस वाले एग्जांपल पे आ जाता हूं, ये कैलकुलेशंस करने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग डेटा ही होना चाहिए, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वी मस्ट हैव सम ट्रेनिंग डेटा जिसके माध्यम से हम ये चीज कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, ये 16 पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकें। तो इसका मतलब तो ऐसा कुछ हो गया ना, इसका मतलब तो ऐसा कुछ हो गया ना कि हमारे पास ट्रेनिंग के अंदर बहुत एग्जॉस्टिव डेटा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको देखें भाई, ये प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिर्फ ट्रेनिंग डेटा ही है, और तो कुछ है नहीं, और कोई सोर्स थोड़ी है मेरे पास। अब अगर मैं देखूं तो इसका मतलब हमारे पास ट्रेनिंग डेटा के अंदर सारे वैल्यूज होने चाहिए, तभी फिर हम फाइनली टेस्टिंग कर पाएंगे। ये बात ध्यान से देखो भाई, मैं टेस्टिंग कैसे करूंगा, मेरे पास टेस्टिंग का भी यही रूल है। तो टेस्टिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी नया पॉइंट आएगा, तो कोई भी नया पॉइंट आएगा, आई विल गो हियर, मैं यहां पर जाऊंगा, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास हर एक पॉइंट में 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है, और 3 डायमेंशंस हैं और हर एक डायमेंशन 2 ही वैल्यू ले सकता है। तो अगर मैं कोई भी नया टेस्ट पॉइंट लेके आऊंगा दोस्तों, तो नया टेस्ट पॉइंट जब भी आएगा तो मैं उसकी वैल्यू यहां पर रखूंगा, एंड आई विल कैलकुलेट दिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय पीसीजे। अब पीसीजे भी डेटा ट्रेनिंग डेटा से आएगा, और ये वाली वैल्यू भी ट्रेनिंग डेटा से ही आनी चाहिए, तभी हम उसको मैक्सिमा कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब हमारे ट्रेनिंग डेटा के अंदर हमें सारी वैल्यूज चाहिए ही चाहिए होंगी इस पर्टिकुलर सेटअप को या इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को काम कराने के लिए, तभी मैं 16 पैरामीटर्स कैलकुलेट कर पाऊंगा, तभी मैं ये सारे के सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर पाऊंगा। नहीं तो अगर कोई भी मिसिंग हो जाएगा तो ये एल्गोरिदम क्या करेगा। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं, शायद ये बात समझाने में मुझे एक छोटा सा एग्जांपल लगेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2 डायमेंशंस का ले लेते हैं। और मान लीजिए हमारे पास 2 डायमेंशंस हैं दोस्तों, x1 x2। ये 0 और 1 2 ही वैल्यू ले सकता है, ये भी 0 और 1 2 ही वैल्यू ले सकता है। मान लीजिए 2 क्लास हैं, क्लास C1 और क्लास C2। अब इसका मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आई हैव टू एक्चुअली फाइंड P ऑफ xi गिवन Cj इंटू PCj। इसका मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्चुअली ये तो चलो ठीक है निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। मुझे चाहिए P ऑफ 0 0 गिवन C1, मतलब मुझे ऑलरेडी ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करके रखने पड़ेंगे। मुझे यहां पे 8 पैरामीटर्स कैलकुलेट करके रखने पड़ेंगे। अच्छा +2 कौन से, 8 तो ये रहे, और +2 कौन से, 2 ये वाले, ठीक है ना। 8 + 2 पैरामीटर्स मुझे कैलकुलेट करके रखने पड़ेंगे। अब उसके लिए या इन सब को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ट्रेनिंग डेटा के अंदर ये सब अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। तो ट्रेनिंग डेटा में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, उनकी क्लासेस भी होनी चाहिए, राइट। मान लीजिए C1 ये C1 ये C2 ये C2 C1, इस तरह से हमारे पास सारे डेटा होना चाहिए। मतलब हमारे पास एक एग्जॉस्टेड डेटा अवेलेबल होना चाहिए जिसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स में कैलकुलेट कर सकूं। मान लीजिए अगर कोई भी पॉइंट नहीं है,
मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई आपसे पूछेगा नहीं ना, आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, लेकिन आप सोचिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं और 2 डायमेंशन सिर्फ 2 वैल्यू ले सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास बहुत छोटा सा डेटा है, ठीक है, और उसमें से भी बहुत छोटा हम सब सैंपल साइज उठाएंगे। अब जब छोटा सैंपल साइज उठाएंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं जहां पर आप देखोगे कि यार हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा है उसमें 10 के साथ कभी भी क्लास C1 आया ही नहीं है। ऐसा हो सकता है, अगर मान लीजिए ये वाली प्रोबेबिलिटी में, मतलब मेरे पास पूरे ट्रेनिंग डेटा के अंदर जो भी मेरे पास सैंपल है उसमें 10 के साथ कभी क्लास C1 मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी को मैं 0 करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास ओवरऑल एग्जॉस्टिव डेटा नहीं होगा अवेलेबल, देन इन दैट केस मैं ये सारे पैरामीटर्स नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा, और अगर मैं ये सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा तो अगर मेरे पास कोई टेस्टिंग पॉइंट आएगा उसकी मैं एग्जैक्ट एनालिसिस या उसकी मैं सही क्लास नहीं डिटरमाइन कर पाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस एल्गोरिदम के अंदर हमें बहुत सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और इन सभी पैरामीटर्स को सही से कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं हमारे पास 10 पैरामीटर्स हैं जिसमें मुझे सारी चीज चाहिए, तो इसका मतलब मुझे ट्रेनिंग डेटा के अंदर मेरे पास पॉइंट्स होने चाहिए जहां पे 0 पॉइंट की क्लास C1 हो जिससे मैं ये कैलकुलेट कर सकूं, 0 पॉइंट की क्लास C1 हो जिसको मैं ये कैलकुलेट कर सकूं, एंड सो ऑन। तो मेरे पास सारे पॉइंट्स होने चाहिए जो सारे क्लासेस के साथ होने चाहिए, तब जाके मैं अच्छे से सारे पैरामीटर्स निकाल पाऊंगा और ये एल्गोरिदम काम कर पाएगी, ठीक है। इसलिए ये एल्गोरिदम भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग डेटा चाहिए और साथ में बहुत सारे पैरामीटर्स भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तब जाके मैं टेस्टिंग इसकी कर पाऊंगा। उसमें 16 पैरामीटर्स थे भाई, 16 + 2, दो तो क्लासेस के पैरामीटर होंगे, तो यहाँ पे 16 पैरामीटर्स थे, 2 और 3 क्लासेस थी, ठीक है ना, सॉरी 2 क्लासेस थी, तो यहाँ पे आप देखोगे 8 इधर और 8 ही दूसरे के होंगे, तो 16 पैरामीटर आ रहे थे यहाँ पे, 16 + 2, 2 वो हमारे क्लास के हो जाएंगे C1 C2 के, तो 16 पैरामीटर्स थे इधर, ठीक है ना, ओके। तो यहां पर हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम्स को देखा। अच्छा, क्या यही प्रॉब्लम बेस ऑप्टिमम क्लासीफायर में भी होगी? क्या बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम बेस ऑप्टिमम क्लासीफायर में भी होगी या नहीं होगी? व्हाट डू यू थिंक? क्या ऐसी ही प्रॉब्लम, इतने ही पैरामीटर्स बेस ऑप्टिमम क्लासीफायर को भी निकालने पड़ेंगे क्या? सोच के देखिए, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं इतने पैरामीटर्स जो हमारी ये वाली एल्गोरिथम फाइंड कर रही है, क्या इतने ही पैरामीटर्स, इतना ही एग्जॉस्टिव और एक्सटेंसिव और लेंथी ट्रेनिंग डेटा इसको चाहिए होगा? जितना इसको चाहिए उतना ही हमारी बेस ऑप्टिमम क्लासीफायर को भी चाहिए होगा दोस्तों। व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है? क्या चैट बंद हो गया है जैसा लग रहा? बताइए, क्या इतने ही पैरामीटर्स हमारे बेस ऑप्टिमम क्लासीफायर के हर एक हाइपोथेसिस को चाहिए होगा? हाँ, सोच के देखिए भाई, वहां पर भी हम यही तो कर रहे हैं, बस वहां पे हम सबसेट्स क्रिएट करके वी आर डूइंग दैट थिंग, यहां पर हम डायरेक्टली कर रहे हैं। तो वहां पर हर एक हाइपोथेसिस को इतने पैरामीटर्स चाहिए, वहां पे हर एक हाइपोथेसिस को इतने पैरामीटर्स चाहिए। यहां पर तो सिंगल ही हाइपोथेसिस है ना, तो सिंगल ही हाइपोथेसिस को इतने पैरामीटर चाहिए। वहां पे तो हम उस डेटा को सबसेट में ब्रेक कर रहे हैं और उसके बाद फिर कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो वहां पर हर एक हाइपोथेसिस को इतने पैरामीटर्स चाहिए। यहां पर तो एक सिंगल हाइपोथेसिस को इतने पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, और क्योंकि इन पैरामीटर्स को निकालने के लिए हमारे पास कोई भी डेटा मिसिंग नहीं होना चाहिए, वी शुड हैव नो मिसिंग डेटा पॉइंट, नहीं तो हम अच्छे से टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। सो दोनों ही एल्गोरिदम्स बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और इन दोनों को बहुत सारा या बहुत बड़ा ट्रेनिंग डेटा चाहिए जिसमें कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये काम सही से नहीं कर पाएगा। ओके, किस किस को ये समझ आया थोड़ा बहुत, एक बार बताइए। बट दीज आर वन ऑफ द बेस्ट क्लासीफायर्स अगर हम बना पाए तो।
इस पे ध्यान रखिएगा, ये वाला मतलब लास्ट की जब एक सैंपल सेट आया था ना आप लोगों का, तो उसमें ये वाला टाइप का क्वेश्चन था एक। तो in Bayes optimum classifier also we need, yeah, each hypothesis need these many parameters. Each hypothesis need these many parameters. क्या ये सबको समझ आया कि नहीं? एक बार थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। So the Bayes optimum classifier and the brute force Bayes classifier need a large training data and also the large number of parameters. ठीक है ना? चलिए, ऐसा नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर कोई चीज नहीं मिल पाती हमें, तो हम उस प्रोबेबिलिटी को क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास अच्छा सा पूरा डेटा नहीं है, जिसमें सारे पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है, जिसमें सारे पॉइंट्स के सारी क्लासेस अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस हम उन वैल्यूज को क्या कर देंगे? उन वैल्यूज को जीरो कर देंगे। सिंपल सी बात है। जब कोई हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, कोई डेटा पॉइंट ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? तो इन दैट केस हमें उनको जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन अब ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसेट्स बनाए, तो सबसेट में ऐसा हो सकता है कुछ डेटा मिसिंग हो जाएगा, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा के साथ हो सकता है कुछ क्लासेस ना आए, तो ऑब्वियसली वो वैल्यूज उसमें जीरो हो जाएंगी। ठीक है, बट हम लोग हमेशा कोशिश ऐसी करेंगे कि जीरो ना हो, क्योंकि अगर जीरो हो जाएंगी तो हमारा फाइनल रिजल्ट में उसका इफेक्ट हमें दिखेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेव बेस एल्गोरिथम। ये नेव बेस क्या करता है? सो बेस क्लासिफायर के अंदर एक बहुत ही नेव अजम्पशन हम करते हैं। नेव मतलब बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बेकार सा अजम्पशन। नेव का मतलब होता है बहुत ही बेकार टाइप का अजम्पशन हम करते हैं, और उससे हम बनाते हैं नेव बेस क्लासिफायर। सो बेस क्लासिफायर के अंदर हम एक बहुत ही वेग या नेव टाइप का अजम्पशन करते हैं, और उससे बन जाता है नेव बेस क्लासिफायर। तो हमारा बेस क्लासिफायर ये था दोस्तों, जहां पर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई जिस भी क्लास का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू, जिस भी क्लास का ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा फॉर द गिवन डेटा पॉइंट, वही क्लास असाइन कर दी जाएगी। तो यहां पर हम क्या कर रहे थे दोस्तों, हमें पता चल रहा था कि यार एक्चुअली इसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। हमने देखा था अभी की क्लास में, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि यार इसके अंदर मान लीजिए अगर हमारे पास d नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं, तो इसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहां पर कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे थे? कॉम्बिनेशंस ऑफ, अगर मैं सिर्फ अंदर वाले की बात करूं, क्लास को छोड़ दूं, सिर्फ अगर अंदर वाले की बात करूं, तो हमने देखा था a टू पावर d, वेयर a वाज द वैल्यू जितना ये डायमेंशन ले सकता है,
कैटेगोरिकल नेचर का, और डी नंबर ऑफ डायमेंशन। सो इट वाज वेरी लेंदी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि भाई इसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ए टू पावर डी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं फॉर अ गिवन क्लास, सो इट बिकम्स टू लेंदी, ये हो गया था। तो दिस वाज अ बेस क्लासिफायर, और बेस ऑप्टिमम तो इसके भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिंगल हाइपोथेसिस नहीं, वहां तो एम नंबर ऑफ हाइपोथेसिस बन रही हैं, तो हर एक हाइपोथेसिस में ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो तो और ही बवाल है एक तरह से। लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब बेस क्लासिफायर या ये सब, तो हमें तो सिर्फ नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो यहां पर हम एक अजम्पशन करते हैं, एक बहुत ही नेव अजम्पशन करते हैं, और ये कह देते हैं दोस्तों कि हर एक डायमेंशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ईच डायमेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ईच डायमेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हर एक डायमेंशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये बात हमने करी। अब सोच के देखिए दोस्तों, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा पहले अपनी प्रोबेबिलिटी की क्लास में, कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि a, b गिवन c, अगर a और b इंडिपेंडेंट हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इफ a and b आर इंडिपेंडेंट, इफ a and b आर इंडिपेंडेंट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? एनीवन, ये हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, वैसे A कॉमा B लिख सकते हैं, A कॉमा B इनका पेयर गिवन C, व्हेन A एंड B आर इंडिपेंडेंट, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, क्या बात आप लोगों को पता है? अगर A और B इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, राइट? क्या ये सही लिखा हुआ है दोस्तों? अब इससे फायदा क्या हुआ, वो भी देखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? इस रूल को we'll write it as maxima of PCJ। अब ये वाली जो टर्म है, इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले तो मैं ये लिख देता हूं, ये वाली टर्म P ऑफ xi1 xi2 xid गिवन cj, इसको मैक्सिमा करना है। लेकिन क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया है, सारे डायमेंशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो ये कितने हो जाएगा? ये सबका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब बताइए, क्या ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स में थोड़ा कमी हो जाएगी या नहीं होगी? क्या कॉम्बिनेशंस में थोड़ी कमी हो जाएगी या नहीं होगी? क्या इन सबके जो कॉम्बिनेशंस में क्या थोड़ी रिडक्शन हो जाएगी या नहीं होगी? पैरामीटर्स में थोड़ा रिडक्शन होगा या नहीं होगा? सोच के देखिए, पैरामीटर्स में थोड़ा रिडक्शन होगा या नहीं होगा? एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं, छोड़ देते हैं इसको, पहले एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एनी क्लास C1, चलो ऐसा कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास वी हैव D नंबर ऑफ क्लासेस, D नंबर ऑफ डायमेंशंस, और हर एक डायमेंशन A वैल्यूज देता है। तो इसका मतलब अगर हमें ये निकालना था दोस्तों, मान लीजिए xi1 xi2 D नंबर ऑफ डायमेंशंस cj, यहां पर कितने पैरामीटर्स बन रहे थे? तो आप बोलोगे सर यहां पर कितने कॉम्बो बनेंगे? तो कॉम्बो वर A टू पावर D, और हर एक क्लास के लिए देख रहे थे तो m।
लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो मुझे बताइएगा मैथमेटिक्स का यूज करके कितने कॉम्बो बनेंगे अब। हाउ मेनी कॉम्बोज विल बी क्रिएटेड नाउ, बताइए। यहां पर अब कितने कॉम्बोज बनेंगे या कितने पैरामीटर्स बनेंगे। यहां तो हमें इतने पैरामीटर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे भाई हर एक के लिए, हर एक कॉम्बो के लिए। यू हैव टू फाइंड आउट फॉर ईच क्लास देयर आर दिस मैनी कॉम्बोज, एम नंबर ऑफ क्लासेस, सो दिस मैनी पैरामीटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड। मतलब ये कितने कॉम्बोज बनेंगे, हमारे पास इतने बन जाएंगे, ठीक है। कॉम्बोज कह लो या पैरामीटर्स कह लो, एक ही बात है। मतलब हमारे पास इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे इस प्रोबेबिलिटी के, तो आप पैरामीटर्स भी कह सकते हो, इट डजंट मैटर मच। यहां पर कितने पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे, कोई बता सकता है मुझे, एनीवन? ए इंटू एम की पावर डी, ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं आप, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ए इंटू एम की पावर डी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए, तो करते हैं दोस्तों। यहां पर अगर हम देखें तो ये कितने कितनी वैल्यूज बनेंगी, ये कोई बता सकता है? हाउ मेनी वैल्यूज होंगी ये कितनी वैल्यूज होंगी, कोई बता सकता है? अगर अब मैं सिंगल सिंगल क्लास की बात कर रहा हूं, अभी मैं सिंगल क्लास की बात कर रहा हूं, फॉर अ सिंगल क्लास, फॉर अ सिंगल क्लास, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये चाहिए, पहली डायमेंशन की बात हो रही है, अभी मैं सिंगल क्लास की बात कर रहा हूं, तो आपको बताइए कि क्योंकि ये डायमेंशन अगर ए वैल्यूज लेता है, ये डायमेंशन अगर ए वैल्यूज लेता है, तो यहां पर हमें कितनी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी? तो आप बोलोगे सर यहां पर हमारे पास निकालनी पड़ेंगी ए अलग अलग वैल्यूज। तो आप बोलोगे यार पहला डायमेंशन इज इक्वल टू, लेट्स से ए वैल्यूज लेता है ना ये, तो क्या लिखूं यहां पे, वैल्यू 1 सीजे, ये इसकी वैल्यू 1। फिर आप देखोगे यार पहला डायमेंशन सेकंड वैल्यू पकड़ रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है फॉर क्लास सीजे, ठीक है ना। ऐसे ही करते करते वो ए वैल्यूज पकड़ रहा है, एथ वैल्यू फॉर सीजे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमें यहां पर ये वाली वैल्यू अगर हम देखेंगे, ये फॉर एनी गिवन क्लास, फॉर एनी गिवन क्लास ये कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, विल हैव ए वैल्यूज, ए डिफरेंट वैल्यू। जैसे फॉर वैल्यू 1 के लिए हमारे पास एक ए पैरामीटर्स, दिस विल बी ए पैरामीटर्स। क्या बात समझ में आई? हमारी एल्गोरिथम क्या करेगी, फर्स्ट डायमेंशन की वैल्यू v1 फॉर गिवन क्लास सीजे वो निकालेगी, फर्स्ट डायमेंशन की वैल्यू v2 फॉर गिवन क्लास सीजे वो निकालेगी। ऐसे करते करते अलग अलग ए वैल्यूज के लिए फॉर गिवन क्लास सीजे फॉर फर्स्ट डायमेंशन निकालेगी। तो इसका मतलब ये कितने पैरामीटर्स हो जाएंगे, ए पैरामीटर्स। ये कितने हो जाएंगे, सिमिलरली ए पैरामीटर्स। ये कितने हो जाएंगे, टोटल ए पैरामीटर्स। तो अगर हम फॉर अ गिवन क्लास की बात करें, तो यहां पर हमारे पास डी ए नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो जाएंगे फॉर ईच क्लास। और अगर हम फाइनल बात करें तो डी ए एम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो जाएंगे टोटली, ठीक है ना। डी ए एम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो जाएंगे टोटली। ये किस किस को समझ में आया, एक बार देखिए।
यहां पर 7 होने की वजह से, यहां पर 7 होने की वजह से कॉम्बिनेशंस पावर में चले गए थे, लेकिन यहां पर सेपरेट होने की वजह से देखो इसके अंदर ए पैरामीटर्स आएंगे क्योंकि ये ए वैल्यूज लेता है। तो फॉर गिवन वैल्यू फॉर अ गिवन क्लास गिवन अ क्लास गिवन वैल्यू की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो हमारे पास ए वैल्यूज हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ए वैल्यूज ए वैल्यूज ए वैल्यूज एंड सो ऑन। तो यहां पे हमारे पास डी इंटू ए वैल्यूज आ जाएंगी और हमारे पास हर एक क्लास एम नंबर ऑफ क्लासेस है, तो डी ए एम नंबर ऑफ पैरामीटर्स आ जाएंगे। क्या है सब कुछ समझ में आ रहा है? ये ऊपर से जा रहा है सब कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन में एक छोटा सा अजम्पशन हमने किया और हमने ये वैल्यूज निकाली और हमने देखा कि यहां पर हमें कितने चाहिए होंगे दोस्तों, डी ए एम नंबर ऑफ पैरामीटर्स प्लस यहां पर ये एम पैरामीटर्स इसके भी आ जाएंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाएंगे इन दिस नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। चलिए, सो इसलिए ये वाला अजम्पशन करना थोड़ा जरूरी होता है, ठीक है, और इसी को बोला जाता है नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन वाला अजम्पशन, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहां तक आप सभी लोग पहुंच पा रहे हैं, कोई परेशानी किसी को नहीं है। ओके, सो रूल तो इसमें भी यही है, बस ये क्या करता है, इनको इंडिपेंडेंट अज्यूम कर लेता है। तो इन नेव बेस्ड क्लासिफायर या क्लासिफिकेशन हमारा रूल क्या है, वील हैव टू मैक्सिमाइज, क्या है समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा समझ नहीं आया, ऐसा है क्या? ओके, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो यहां पे अगर हम देखेंगे विल ट्राई टू मैक्सिमाइज पी ऑफ सी जे एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ xi1 given cj and so on। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जिसका भी ये मैक्सिमा होगा हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन के अंदर दोस्तों अगर आप ऐसे करोगे तो फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के समाप्त करता हूं, ठीक है। मेरा इतना कोई, आप लोग अगर ऐसे करोगे तो आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड मच। चलिए, कोई बात नहीं, मैं ये चैट भी ऑफ कर देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड तो वैसे भी हो नहीं, तो फालतू में चैट में वेस्ट करता हूं टाइम। तो आई विल जस्ट स्विच ऑफ द चैट। आप लोग इंटरेस्टेड वैसे भी नहीं हो तो आई जस्ट क्लास ऐसी कर लेते हैं। तो आई स्विच ऑफ माई चैट। I'll not ask any questions from you guys now. I'll solve, I'll teach and I'll go. तो the fundamental naive Bayes assumption दोस्तों ये होता है कि हमारे जो फीचर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हमारे फीचर्स इंडिपेंडेंट है। ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकता है ये नेव बेस के अंदर क्या क्या assumption होते हैं। सो फीचर्स हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं दोस्तों, दैट द फीचर्स ऑफ द डेटा आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर गिवन अ क्लास लेबल। फॉर अ क्लास लेवल, एक गिवन क्लास लेवल के लिए फीचर्स इंडिपेंडेंट है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि फीचर्स इंडिपेंडेंट है तो वो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमें फीचर्स इंडिपेंडेंट चाहिए फॉर अ गिवन क्लास लेवल। जैसे एक फिक्स क्लास लेवल है सीजे, तो उस पर्टिकुलर क्लास लेवल्स के लिए सारे फीचर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सो द फीचर्स ऑफ द डेटा आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट of each other given a class label। for a given class label हमारे फीचर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एंड सेकेंड इज फीचर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप देखोगे यहां पे हमने हर एक फीचर की जो प्रोबेबिलिटी लिखी है फॉर अ गिवन क्लास, हमने किसी को भी वेट्स नहीं दिए हैं क्योंकि हमने सबको इक्वली इंपॉर्टेंट अज्यूम किया है। हमने यहां पे किसी को भी वेट्स नहीं दिए हैं। अगर हम वेट्स भी दे सकते थे, मतलब वो तो अलग कोई कैटेगरी होगी, अलग एल्गोरिथम होगी, बट नेव बेस के अंदर हम कोई वेट्स नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है या क्या इसमें कहानी बनती है दोस्तों, वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और उसमें क्या कैलकुलेशंस हमें करनी है वो भी हम लोग देखते हैं,
ठीक है, चलिए तो मान लीजिए डेटा हमें दे रखा है दोस्तों, ये डेटा है हमारे पास, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड और प्ले टेनिस, यस या नो। ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें फाइनली कैलकुलेट करना है कि भाई इस वाली, ये हमें डेटा दे रखा है कि आउटलुक सनी है, टेम्परेचर कूल है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड स्ट्रांग है, तो उसके लिए हमें बताना है कि इसका क्लास क्या होगा, यस या नो, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमें डेटा दे रखा है दोस्तों, तो मैं आपको समझाता हूं कि हमें करना क्या होता है। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, तो हमारे पास आप देख सकते हो 2 क्लासेस होंगी। सो हमें क्या करना है, सारे पैरामीटर्स निकालने हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स, जैसे मैंने बताया था, सो इन नेव बेस वी हैव टू फाइंड ऑल पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स दोस्तों, यही पेपर में आ सकता है क्योंकि ये सिलेबस में भी है, बाकी बेस वगैरह तो पढ़ाने के लिए पढ़ाया मैंने। तो अगर आप देखोगे तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ऑल द पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पैरामीटर्स। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा PC1 एंड PC2 से लेके PCJ, जितनी भी आपके पास क्लासेस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। वो कैसे आएगी दोस्तों, सिंपली नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ दैट क्लास डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये बात तो सिंपल है, ये आपको पता भी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमें निकालना है फॉर फर्स्ट डायमेंशन गिवन क्लास C1, और यहां पर हमें फर्स्ट डायमेंशन की हर एक वैल्यू के लिए निकालना पड़ेगा, हर एक वैल्यू के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट डायमेंशन अगर A वैल्यूज ले सकता है तो यहां पे A पैरामीटर्स बनेंगे, दैट इज फर्स्ट डायमेंशन इज इक्वल टू वैल्यू 1 गिवन क्लास C1, वैल्यू 1 वैल्यू 2 फर्स्ट डायमेंशन गिवन क्लास C1, अभी तो क्लास C1 की बात होगी, एंड सो ऑन। तो सिमिलरली वी हैव वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डायमेंशन, वैल्यू एथ वैल्यू, ठीक है, गिवन क्लास C1। ऐसे करते करते हमें क्लास C2 के लिए, क्लास C3 के लिए, सब के लिए निकालना पड़ेगा। फॉर फर्स्ट डायमेंशन के सभी A वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों सेकंड डायमेंशन को पकड़ेंगे, उसके सभी वैल्यूज के लिए हमें निकालना पड़ेगा। फिर थर्ड डायमेंशन को देखेंगे एंड सो ऑन, सब के लिए हमें ये करना होगा। ओके, तो एग्जाम्पल हमने यहां पर कुछ कुछ समझाया, इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास ये डेटा है, आप देख सकते हो यहां पे हमारे पास 4 डायमेंशंस हैं, वी हैव 4 डायमेंशंस। और 4 डायमेंशंस के अंदर हमारे पास जो पहला डायमेंशन है उसके अंदर वैल्यूज जो है वो है सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। तो यहां पर 3 वैल्यू लेता है ये, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन, ये 3 वैल्यू लेता है। टेम्परेचर वाला डायमेंशन भी 3 वैल्यू लेता है, हॉट, ह्यूमिड एंड माइल्ड, बट ठीक है अभी मैं यहां पर लिखने की इतनी जगह नहीं है। ह्यूमिडिटी 2 वैल्यू लेता है, हाई एंड नॉर्मल, ठीक है। और विंड जो है ये भी 2 वैल्यू लेता है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। और जो क्लासेस है वो भी 2 क्लासेस है हमारे पास, यस या नो। तो सबसे पहले दोस्तों हम निकालते हैं PC यस, या प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। 2 क्लासेस है हमारे पास, यस या नो। अब यहां पे अगर देखें टोटल पॉइंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पॉइंट हैं दोस्तों। और यस कितनों में है वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जगह यस है और 5 जगह नो है। तो हमारे पास पहले तो क्लासेस की प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब 2 पैरामीटर्स मैं निकाल चुका हूं, ठीक है। ओके, नाउ दोस्तों वी स्टार्ट विद द डायमेंशन नंबर 1। तो अब हमें क्या निकालना है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी डायमेंशन है फॉर अ गिवन क्लास, हमें हर एक डायमेंशन की वैल्यू के लिए उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर आ जाऊं दोस्तों, आउटलुक के अंदर 3 वैल्यूज ये लेता है, आउटलुक डायमेंशन के अंदर 3 वैल्यू लेता है। कौन कौन सी, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन, ये 3 वैल्यू लेता है। अब हमें यहां पर दोस्तों 6 पैरामीटर निकालने पड़ेंगे।
कौन कौन से देखते हैं। तो हमें यहां पर वैल्यू निकालने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन यस, मतलब पहला डायमेंशन की वैल्यू सनी है और क्लास है यस। फिर हमें निकालना है सनी गिवन नो, ठीक है। उसके बाद निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट। पहला डायमेंशन अगर ओवरकास्ट वैल्यू लेता है फॉर क्लास यस, वो निकालना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट गिवन नो, ये चाहिए। और फिर तीसरा हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन गिवन यस और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन गिवन नो, ये हमें चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कैसे हुआ ये। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर हमारे पास पहला डायमेंशन है जो ए वैल्यूज लेता है, तो सभी ए वैल्यूज फॉर अ क्लास हमें निकालना है। फिर सभी ए वैल्यूज फॉर सेकंड क्लास वो निकालना है, सभी ए वैल्यूज फॉर थर्ड क्लास वो निकालना है, एंड सो ऑन। यहां पर सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं तो 2 जगह हम निकालेंगे, तो वही हमने किया है दोस्तों। सनी गिवन यस, सनी गिवन नो, ओवरकास्ट गिवन यस, ओवरकास्ट गिवन नो, रेन गिवन यस एंड रेन गिवन नो। अब यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यस वाले सभी पॉइंट्स को, गिवन यस ना, तो सबसे पहले हम गिवन यस वाली बात को देख लेते हैं। तो गिवन यस मतलब हमें गिवन है यस, तो यस वाले पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों, मार्क कर लेते हैं यस वाले पॉइंट्स को। तो आप देखोगे दोस्तों, ये वाला पॉइंट यस है, ये भी यस है, ये भी यस है, ये यस है, यस है, यस है और यस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी यस है, ठीक है। तो ये रेड वाले मैंने यस मार्क कर दिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 9 पॉइंट्स हैं यस वाले, 9 पॉइंट्स हैं यस वाले, जहां पर ओवरकास्ट कितनी बार आ रहा है, ओवरकास्ट 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 ओवरकास्ट, तो ओवरकास्ट 4 बार आ रहा है। तो गिवन यस है मतलब यस वाले सारे पॉइंट्स को हमने उठा लिया, और उन यस वाले पॉइंट्स के अंदर जो 9 पॉइंट्स हैं उसमें ओवरकास्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है फॉर डायमेंशन नंबर 1, डायमेंशन नंबर 1 की ओवरकास्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलोगे सर यस के 9 पॉइंट्स हैं और ओवरकास्ट के 4 पॉइंट्स, 4 है ना, 4 पॉइंट्स हैं, तो ओवरकास्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जिसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट। ये आउटलुक लिखा हुआ है, ओ जो लिखा हुआ है ना, ये डायमेंशन 1 है, ठीक है। तो मैं ओवरकास्ट कर देता हूं, ओवरकास्ट गिवन यस इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। अच्छा, 9 में से सनी कितनी बार आ रहा है दोस्तों, तो आप देखोगे सनी आ रहा है सिर्फ एक बारी, यहां पर आ रहा है सनी बस। और रेन कितनी बार आ रहा है, एक बारी, सनी यहां भी है और रेन यहां पर भी। तो आप देख सकते हो यहां पर 2 बार ही आ रहा है, 2 बार सनी 2 बार ये। तो आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन यस इज इक्वल टू, ये पहली डायमेंशन है, ठीक है ना, पहली डायमेंशन की बात हो रही है, इज इक्वल टू 2/9। एक कोई गड़बड़ हो रही है ना, एक नंबर की 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, गड़बड़ करिए। यस एक और जगह होगा, ये भी यस है ना, यहाँ भी रेन ही आ रहा है, ठीक है। तो रेन हमारा 3 बार ही है, और ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन गिवन यस इज इक्वल टू 3/9। एक बार चेक करिए सही लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 9 पॉइंट्स है, मैंने मार्क कर दिए यस वाले, 2 ओवरकास्ट, 3 और 4 ओवरकास्ट, 2 रेन इधर, 1 रेन इधर और 2 सनी। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी। तो हमने क्या किया, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा था, पहले डायमेंशन 3 वैल्यू लेता है दोस्तों, तो हम इन तीनों वैल्यूज के लिए हमें फॉर अ गिवन क्लास, जैसे हम आउटलुक की बात करें तो आउटलुक के अंदर सनी गिवन यस, आउटकास्ट गिवन यस, रेन गिवन यस, ये आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, यस वाले सारे पॉइंट्स को पकड़ लिया, उसमें देख लिया पहले डायमेंशन में टोटल 9 यस है दोस्तों, तो उसके अंदर हमारे पास 4 बारी आउटकास्ट आता है, 2 बारी रेन, 2 बारी सनी और 3 बारी रेन। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा देखिए दोस्तों, नो की बात अगर करें तो नो वाले बाकी बचे हुए सारे पॉइंट नो हो जाएंगे। तो यहां पर सनी आ रहा है, सनी आ रहा है, रेन आ रहा है, सनी आ रहा है और लास्ट में रेन आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर हमारे नो के 5 पॉइंट हैं, जिनमें से 1 2 3 सनी है। तो सनी गिवन नो क्या हो जाएगा,
तो नो के 5 पॉइंट हैं दोस्तों। तो यहां पे हमारे पास 3 सनी है आउट ऑफ 5। ओवरकास्ट है क्या कोई? ओवरकास्ट, ओवरकास्ट, ये ओवरकास्ट है। ऊपर वाला ओ जो है वो आउटलुक दिख रहा है, ठीक है, ये ओवरकास्ट है। तो ओवरकास्ट आप बोलोगे सर नो के केस में कोई ओवरकास्ट नहीं है, 0। और लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन गिवन नो, भाई नो गिवन है, रेन कितनी बार आ रहा है? 1 और 2 बारी, 2/5। तो इस तरह से दोस्तों हमने 6 पैरामीटर निकाली अभी। 6 क्यों निकाले? क्योंकि 2 क्लासेस थी और पहले डायमेंशन के 3 वैल्यूज थी। तो पहले डायमेंशन के 3 वैल्यूज और 2 क्लास, तो 6 पैरामीटर आ गए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों हम टेम्परेचर के केस में भी करेंगे। तो आप देखोगे टेम्परेचर के 3 डायमेंशन हैं और यहां पर 2 क्लास हैं, तो हमें भी वही निकालना पड़ेगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट गिवन यस, हॉट गिवन नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइल्ड गिवन यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोल्ड गिवन यस, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यस वालों को मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों। तो ये यस है, ये भी यस है, ये भी यस है, 3 यस इधर है, 1 यस इधर है, फिर 2 यस, 1 2 3 4 5 और ये, तो ये सारे यस हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 हमारे पास, 9 जो है हमारे पास यस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस होने चाहिए। यहाँ पर देखिए हॉट इधर है, हॉट एक ही जगह नहीं, 2 जगह है, हॉट 2 जगह है। माइल्ड यहां पर देखिए, इधर माइल्ड है और कहा माइल्ड है? माइल्ड माइल्ड माइल्ड। तो आप देखोगे यहां पे हमारे पास और 3 जगह कूल आ जाएगा। तो अगर आपको देखना है दोस्तों 9 हमारे पास, तो गिवन कंडीशन यस की हमारे पास 9 पॉइंट्स हैं, जिसमें से हॉट कितने आ रहे हैं? 1 और 2 हॉट आ रहे हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट गिवन यस इज इक्वल टू 2/9। माइल्ड कितने आ रहे हैं दोस्तों? 1 2 3 4 माइल्ड आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइल्ड गिवन यस 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोल्ड गिवन यस, कोल्ड गिवन यस कितना हो जाएगा? कोल्ड, अब देखोगे 3 कोल्ड हैं दोस्तों, तो 3/9। अब ऐसे ही हम नो की बात करेंगे, सॉरी है ना, हॉट कोल्ड और ये। तो आप देखोगे यहाँ पे नो में हॉट इधर है, हॉट इधर है, कोल्ड इधर, माइल्ड इधर और माइल्ड इधर। तो 5 पॉइंट है, जैसा कि आपको पता ही है, वो तो फिक्स ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट गिवन नो, हॉट कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, 2 बार ही आ रहा है, तो 2/5, क्योंकि नो के 5 पॉइंट है। माइल्ड गिवन नो, माइल्ड 1 ही 2 माइल्ड है, और कोल्ड गिवन नो, कोल्ड 1 कोल्ड है। तो ये 6 पैरामीटर आ गए। 6 क्यों आए? क्योंकि टेम्परेचर के अंदर 3 वैल्यूज ये ले सकता है और 2 डायमेंशंस थी। तो ऐसा 2 डायमेंशन, सॉरी, यहां पर हमारे पास 2 क्लासेस थी, तो ऐसे हमारे पास 6 पॉइंट्स आ गए या 6 पैरामीटर्स आ गए। बिल्कुल इसी तरह से हम आगे चलेंगे, लेकिन ह्यूमिडिटी के अंदर 2 ही वैल्यूज ये ले सकता है और 2 हमारे पास क्लासेस हैं। तो यहां पे हमारे पास सिर्फ 4 पैरामीटर्स बनेंगे। हाई गिवन यस, हाई गिवन नो, नॉर्मल गिवन यस, नॉर्मल गिवन नो। ठीक है ना, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अब बस कुछ नहीं करना, बड़ी आराम से हम हाई यस यस वाले पॉइंट देख लेते हैं। 1 2 इधर 3 यस है, फिर ये यस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे हाई है दोस्तों, यहाँ पे भी हाई है और यहाँ पे हाई है। ठीक है, एक बार देखिए,
तो 1 2 3 जगह हाई है, 1 2 3 4 5 6 6 जगह नॉर्मल है। सो दिस विल कम आउट टू बी तो 3/9, क्योंकि 3 जगह हाई है 9 में से, बाकी 6 जगह नॉर्मल है। छः बटे नौ। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो नो वाले में हाई और हाई, और यहां भी हाई आ गया और यहां भी हाई आ गया, 4 जगह हाई आ गया, एक ही जगह नॉर्मल दिख रहा है मुझे, तो बस एक ही जगह नॉर्मल दिख रहा है, बाकी सब जगह हाई है। तो आप देखोगे यहां पे 3 बटे हाई गिवन नो, तो आप देखोगे 1 2 3 4 4 जगह हाई आ रहा है यार, 4/5 और नॉर्मल गिवन नो। नॉर्मल गिवन नो मतलब नो वाले केस में तो सिर्फ एक ही जगह आ रहा है ना, 1/5। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। एक बार आप देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड फाइनली पेपर में तो थोड़ा छोटा डायमेंशन आएंगे, इतने सारे नहीं आएंगे क्योंकि कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, तो मेरे ख्याल से 3 डायमेंशन तक आप मान के चल सकते हो पेपर में आएगा। अब विंड के अंदर देख लेते हैं दोस्तों, तो यस यस यस, ठीक है। ये देखें तो वीक कौन कौन से आ रहा है, तो एक वीक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीनों वीक हो गए, एक ये रहा वीक, अबे सभी वीकिंग। ओके, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 6 जगह वीक आ रहा है, तो आप बोलोगे यार वीक 6/9, तीन बटे नौ। उसके बाद अगर हम नो वाले देख लें तो आप देखोगे यार नो वाले में ये वीक है और एक ही जगह वीक है, बाकी सब जगह स्ट्रांग है। आप देखोगे नहीं, ये भी वीक है, तो ये नो है, तो 1 2 और 2, बाकी 3 जगह स्ट्रांग है, तो 3 जगह स्ट्रांग है, 2 जगह वीक है। दो बटे पांच, अब देखिए अगर हम वैसे कैलकुलेट करें तो कितने पैरामीटर्स होने चाहिए थे दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेट्स गो बैक। तो जैसा कि आपको पता है कि यहां पे हमारे पास 4 डायमेंशन है, यहां पे 3 वैल्यूज हैं, यहां पर 3 वैल्यू है, यहां पर 2 और यहां पर 2। तो आप सभी को पता है कि हमें इस वाले डायमेंशन के लिए 3 पैरामीटर फॉर ईच क्लास निकालना पड़ेगा। यहां पर 3 पैरामीटर फॉर ईच क्लास, 2 पैरामीटर फॉर ईच क्लास और 2 पैरामीटर फॉर ईच क्लास। तो टोटल कितने हो गए, 3 3 6 7 8 9 10। सो 10 पैरामीटर्स फॉर ईच क्लास, 2 क्लासेस हैं तो 20 पैरामीटर्स और 2 क्लासेस की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल 22 पैरामीटर्स यहां पर मुझे निकालने पड़ेंगे, जो आप देख भी सकते हो हमने किए हैं। यहां पर 6 पैरामीटर, 3 पैरामीटर फॉर ईच क्लास, यहां पर 3 पैरामीटर फॉर ईच क्लास, 6 और 6 12, यहां पर 4 16, यहां पर 4 20, ठीक है, और 2 हमने ऐड किए। तो आप देख सकते हो टोटल 22 पैरामीटर्स हमने यहां पर कैलकुलेट किया है। क्या है सबको कैलकुलेशन समझ में आया दोस्तों, कैसे हमने किया है? इस पे क्वेश्चन बन सकता है। सो क्वेश्चन नेव बेस पर ही आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नेव बेस पर ही आएगा अपने एग्जाम के अंदर, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। चलिए ओके ग्रेट, तो हम लोगों ने ये निकाल लिया दोस्तों। नाउ फाइनली हमसे पूछ रहा है कि हमें इसका बताना है कि कौन सा क्लास होगा। दिस इज द टेस्ट पॉइंट। तो टोटल हमने 22 पैरामीटर्स निकाल लिए। दिस इज द टेस्ट पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट दिस। तो जैसा कि हमें पता है टेस्टिंग रूल क्या होता है। टेस्टिंग रूल होता है कि फॉर क्लास यस, फॉर ईच क्लास हम कैलकुलेट करेंगे
P ऑफ सी जे मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ, आप देखेंगे यहां पे पहला डायमेंशन सनी है, या ऐसा कर देते हैं, पहला डायमेंशन गिवन सी जे, दूसरा डायमेंशन गिवन सी जे एंड सो ऑन, इसका प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो अब देखोगे यहाँ पे दो ही क्लास है, यस या नो, तो पहले हम यस की बात कर रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, फिर यहाँ पे पहला डायमेंशन दे रखा है सनी है, तो इसका मतलब सनी गिवन यस, दूसरा है कूल गिवन यस, तीसरा है हाई गिवन यस, और चौथा है स्ट्रॉन्ग गिवन यस। तो ये कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखोगे सर यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितना था, यस था 9/14, सनी गिवन यस कितना है 2/9, सो 9/14, सनी गिवन यस कितना है 2/9, फिर उसके बाद है कूल गिवन यस, कूल गिवन यस कितना है 3/9, हाई गिवन यस कितना है 3/9, और ये कितना है 3/9। मुझे लग रहा है सारी वैल्यूज 3/9 आ रही हैं, एक बार चेक करना, 3/9 3/9 3/9, ये सारी 3/9 आ रही हैं। अब उसके बाद नो क्लास के लिए करेंगे दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, इसमें हम क्या करेंगे, सनी गिवन नो, कूल गिवन नो, हाई गिवन नो, क्योंकि ये पॉइंट दे रखा है ना हमें, डायमेंशंस की वैल्यू दे रखे हैं, तो वी आर यूजिंग द डायमेंशन वैल्यूज डायरेक्टली, और स्ट्रॉन्ग गिवन नो। तो नो के लिए आ जाएगा दोस्तों 5/14, और बाकी एस गिवन नो करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, सनी गिवन नो इज 3/5, ठीक है। फिर कोल्ड गिवन नो था ना, मेरे ख्याल से कोल्ड 1/5, 3/5 और 1/5 है ना, ऐसी है ना, 3/5 1/5, फिर उसके बाद है हॉट हाई गिवन नो, हाई गिवन नो इज 4/5, और स्ट्रॉन्ग गिवन नो इज 3/5। क्या ये वैल्यूज सब लोग कर पा रहे हो, एक बार देखो, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अपने एग्जाम में आ सकता है, एक बार चेक करके बताइए कौन सा हाई बन रहा है, विच हैज अ हायर वैल्यू, इन दोनों में से किसका हाई वैल्यू है। मुझे तो नीचे वाला दिख रहा है वैसे तो, दिस इज कल कम आउट टू बी, तो बहुत छोटी आ रही है, 5.29 इंटू, ये आ जाएगा ये तो बहुत बड़ी आ रही है। ठीक है, तो नो दे देंगे, एक बार चेक करिए दोस्तों कर पा रहे हो कि नहीं। तो ऑब्वियसली we'll assign no to this, we'll simply assign no to this, ठीक है। एक बार चेक करिए सब लोग कर पा रहे हो कि नहीं। लेकिन यही चीज अगर हम बात करें बेस क्लासीफायर या बेस ऑप्टिमम क्लासीफायर में, क्या ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी ट्रेनिंग में होना चाहिए था दोस्तों, सोच के देखिए, ट्रेनिंग में ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए पहले से ही, क्योंकि वहां पर अगर आपको ध्यान हो तो हम ऐसे ब्रेक नहीं करते, राइट, वहां पे हम इस तरह से ब्रेक नहीं करते हैं ये वाली प्रोबेबिलिटी को, वी डोंट ब्रेक दिस प्रोबेबिलिटी लाइक दिस, हमें यहां पर ये प्रोबेबिलिटी ब्रेक नहीं करते हैं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर जैसा हमें टेस्टिंग पॉइंट दे रखा है, जैसे सनी, हाई, जो भी है, कूल, स्ट्रॉन्ग, ऐसे करके, तो ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी ट्रेनिंग में होना चाहिए था, क्योंकि वी डोंट ब्रेक दिस लाइक दिस, जैसा हम यहां पे कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कम पैरामीटर्स हमें निकालने पड़ रहे हैं। यहां पर हमारे पैरामीटर्स बहुत सारे होंगे, और जो भी टेस्टिंग में नया पॉइंट आएगा, जो भी कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हमारे ट्रेनिंग के पैरामीटर में होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमने A⁴D कॉम्बिनेशंस बनाए। A⁴D कॉम्बिनेशन मतलब सारे कॉम्बिनेशन जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे यहां पर होंगे ही होंगे।
तो जो भी टेस्ट पॉइंट आएगा उसका जो भी कॉम्बिनेशन होगा डेटा का वो ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल होगा हमारे पास। सो डायरेक्टली पैरामीटर डाल के मल्टीप्लाई करके आंसर करना है अपने को इन केस ऑफ बेस ऑप्टिमम एंड ब्रूट फोर्स। बेस ऑप्टिमम के अंदर 4-5 हाइपोथेसिस होंगी तो सब में टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन सबके अंदर ये पैरामीटर होगा, जीरो या नॉन जीरो वो तो डेटा पे डिपेंड करेगा, बट हम लोगों ने ये बात को समझा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, आप मान के चलिए। आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्सिटी की बात हमने कर ली दोस्तों। इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, इसमें कितनी हमें पैरामीटर्स चाहिए होंगे ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। वी हैव सीन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यहां पर हमें कितने चाहिए होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये डेटा दिख रहा है क्या, इज इट विजिबल? इज दिस डेटा विजिबल? तो ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो हमारे पास नया पॉइंट आया जहां पे कॉन्फिडेंस यस है, स्टूडेंट स्टडीड यस है और सिक नो है। तो हमें इसका बताना है पास या फेल। लिटिल ब्लर्ड है, तो चलिए मैं बना देता हूं यहाँ पे, कोई बात नहीं, छोटा सा ही डेटा है, डजंट मैटर मच। तो आप देखोगे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट, स्टडीड और सिक। चलिए यस यस, नो नो यस। नो नो यस यस यस। सिक में करेंगे नो यस यस नो। और यहां पे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इज फेल और पास। फेल पास फेल फेल पास फेल पास पास। ठीक है, ओके, सो दिस इज द डेटा दैट वी हैव। और हमें ये नया पॉइंट दे रखा है, वी हैव दिस न्यू पॉइंट। ओके, सो लेट्स डू इट। नाउ यू कैन सी कॉन्फिडेंट में भी दो हमारे पास वैल्यूज हैं, स्टडीड में भी दो हैं, सिक में भी दो हैं और रिजल्ट में भी दो क्लासेस हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, लेट्स कैलकुलेट ऑल द पैरामीटर्स टुगेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे कॉन्फिडेंट गिवन फेल, फिर फाइंड करेंगे कॉन्फिडेंट गिवन पास। सो सबसे पहले पास और फेल का देख लेते हैं। तो आप देखोगे सर ये वाला जो क्लास है वो पास का है, पास का, फेल का कर लेते हैं पहले। ये फेल है और ये भी फेल है, सिर्फ दो ही फेल है, आप देख सकते हो ये दोनों फेल है हमारे। ठीक है, बाकी तीनों पास है। तो आप देखोगे यार फेल के अंदर 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक में यस है एक में नो है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप अगर देखोगे मैं कॉन्फिडेंट के अंदर कर रहा हूं यस, ठीक है ना, कॉन्फिडेंट के अंदर 2 निकलेंगे ना, क्योंकि 2 हमारे पास पैरामीटर्स हैं, 2 वैल्यूज ये लेता है। तो यस गिवन फेल और नो गिवन फेल। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंट 2 वैल्यू लेता है, या तो यस या नो। हमारे पास 2 क्लासेस हैं, फेल या पास। तो अभी हमें यहां पर 2 वैल्यूज हैं, 2 क्लासेस हैं, तो 4 पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम फेल वाली क्लास के लिए कर लेते हैं, जैसे हमने पीछे किया था दोस्तों, यस या नो क्लास के लिए किया था, जहां पे आउटकास्ट में सनी, रेनी और आउटलुक था। तो हमने सनी के लिए निकाला यस या नो, आउटलुक के लिए निकाला यस या नो, और फिर उसके बाद हमने रेनी के लिए निकाला यस या नो। तो वैसे ही हम करेंगे कॉन्फिडेंट यस गिवन फेल, नो गिवन फेल। तो आप देखोगे फेल के केस में आप देखोगे 2 ही पॉइंट है दोस्तों, एक में यस आ रहा है एक में नो आ रहा है, इसका मतलब दोनों वैल्यू 1/2 और 1/2 हो जाएंगे। 2 ही पॉइंट्स हैं, तो बहुत सिंपल है। इसके बाद देखो कॉन्फिडेंट के अंदर हमें फिर निकालना पड़ेगा, पास वाली क्लासेस के लिए निकालना पड़ेगा। तो यस गिवन पास और नो गिवन पास। तो यस गिवन पास में देखिए पास में ये 3 आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो आप इन तीनों में देख सकते हो 2 में y आ रहा है और 1 में नो आ रहा है। तो 2/3 1/3। ऐसे ही दोस्तों हम ये निकालेंगे स्टडीड, तो स्टडीड यस गिवन फेल, नो गिवन फेल, यस गिवन पास। क्या है सब लोग कर पा रहे हैं? एक बार देखिए,
अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम फेल वाली बात कर रहे हैं, तो फेल, ये फेल है और ये वाला फेल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नो है और यहाँ पर यस है, तो फेल के 2 पॉइंट है, एक में यस एक में नो, तो खत्म, ये तो हाफ हाफ हो गया। और यहाँ पे पास वाले के अंदर ये वाला पास है दोस्तों, ये पास है और ये पास है, तो इसके अंदर हम देखेंगे 2 यस के पॉइंट है, 1 नो का पॉइंट है। तो पास के केस में 2 यस के पॉइंट है और 1 नो का पॉइंट है। और लास्ट है सिक, बीमार, तो यहां पे भी 2 आएंगे दोस्तों, यस गिवन फेल, नो गिवन फेल। कर पा रहे हैं आप सभी लोग? यस गिवन पास एंड नो गिवन पास। तो आप देखिए फेल के अंदर ये और ये फेल है, तो आप देखोगे दोनों में अरे यार सबकी सेम ही आ रही, ठीक है, दोनों में एक, दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं फेल और पास, फेल और फेल के अंदर एक यस और एक नो, तो ये 1/2 और 1/2। और पास के अंदर देखो ये वाला पास है, ये वाला पास है, ये पास है, तो पास के अंदर 2 यस और 1 नो। दिस इज व्हाट वी गेट। कोई बात नहीं, अभी देखिए, तो हमने सारी पैरामीटर्स निकाली। आप देख भी सकते हो हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं, हर एक में 2-2 वैल्यू हैं और 2 क्लासेस हैं। तो आप देख सकते हो 3 डायमेंशंस हैं, तो हर एक डायमेंशन के अंदर आपको 2 वैल्यूज हैं और 2 क्लासेस हैं, तो 4-4 पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, 2 वैल्यूज हैं और 2 डायमेंशंस हैं, तो 4-4 पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे। 3 डायमेंशंस हो गई, तो टोटल 12 पैरामीटर्स हमारे हो गए। ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम चेक करें, okay, now we have to find out the probability of fail and pass also. Probability of fail and pass, तो आप देख सकते हो यहां पर फेल 2 जगह है out of 5. So the total 14 parameters we have calculated. ठीक है, total 14 parameters. Now let's check the student. Student pass है कि fail है? स्टूडेंट पास है कि फेल है, ये चेक कर लेते हैं। सो फॉर दैट वी नीड टू चेक प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, कॉन्फिडेंट, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास। तो पहले पास के लिए चेक कर लेते हैं। सो कॉन्फिडेंस इज यस, तो इट इज लाइक yes given pass, studied yes, तो yes given pass, sick no, no given pass। तो अगर आप देखेंगे तो हमें अभी पास लेके चल रहे हैं, तो yes 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 और no ये लिया है। तो आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ पास इज 3/5, y given pass is 2/3, y given pass is 2/3, नो गिवन पास इज, नो गिवन पास ये वाला है 1/3। दिस इज व्हाट वी गेट। सिमिलरली हम फेल का करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, तो यस गिवन फेल, क्योंकि यहां पे यस दे रखा है तो यस गिवन फेल रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस गिवन फेल, नो गिवन फेल, तो फेल की प्रोबेबिलिटी वहां से उठाइए 2/5। पहले वाले में यस गिवन फेल उठाइए 1/2, दूसरे वाले में यस गिवन फेल 1/2 और तीसरे वाले में नो गिवन फेल इज 1/2। एक बार चेक करिए क्या बन रहा है। आर यू ऑल एबल टू डू इट? सब लोग कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन आप देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, पेपर में आपको मिल सकता है। दिस इज 0.08। This is 0.05. So obviously the student is. How many of you are able to understand the whole solution? Rohan, Vaishnav, Sarkar भैया, सिद्धार्थ भैया, how many of you are able to understand the whole concept? कि नेव बेस से करना था। हमारे पास कॉन्फिडेंट की 2 क्लासेस हैं और हमारे पास 2
दो वैल्यूज हैं, दो क्लासेस हैं, तो हमारे पास 4 पैरामीटर आएंगे, यस गिवन पास, यस गिवन फेल, नो गिवन पास, नो गिवन फेल। सेम फॉर कॉन्फिडेंट एंड सिक। टोटल 12 प्लस 2 पैरामीटर्स। ठीक है, एक बार चेक करिए सबको सही लग रहा है कि नहीं। ठीक है ना। ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम टू सॉल्व, बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट टुमारो। नेव बेस्ड क्लासीफायर, नेव बेस्ड एल्गोरिथम को थोड़ा और देखेंगे, इसके अंदर क्या एक प्रॉब्लम होती है जो हमने अभी एनकाउंटर नहीं करी है। विल सी दैट प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास, टुमारोज क्लास। ओके, थैंक यू। अज्यूम किए हैं अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन में दोनों प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा। अगर अज्यूम करिए कि अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन में दोनों अच्छा, अरे यार देखो ऐसा होता है ना, जब भी बाइनरी क्लासिफिकेशन रहता है तो हमारे पास हमेशा वी हैव टू फाइंड द एक्यूरेसी एंड द एरर। तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ओके, तो अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं एंड यहां पर हम कह पा रहे हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ये है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल ये है। अगर हमारा एल्गोरिदम ऐसा है कि दोनों सेम आ रही हैं तो इन दैट केस, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, बट ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए दोनों की केसेस की प्रोबेबिलिटी सेम आ जाती है, ये बात हमने कल भी करी थी कि अगर मैप रूल के अंदर, जैसे हमने यहां पर देखा, एक तरह से मैप रूल ही है, बस मैप रूल को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। अगर मैप रूल के अंदर दोनों पीडीएफ इक्वल पॉइंट पर आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी और मेरे ख्याल से 4 या 5 बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर दोनों प्रोबेबिलिटी सेम आ जाती हैं, ये मैप रूल ही सॉल्व कर रहे हैं, बस हम नेव बेस के अंदर उसके अंदर हम इंडिपेंडेंट अज्यूम कर लेते हैं, सॉल्व हम मैप रूल ही कर रहे हैं। तो अगर मैप रूल में दोनों पीडीएफ सेम आ जाती हैं, तो जैसे हमने कल वाला क्वेश्चन एक बात करी थी, डिस्कशन किया था कि इन दैट केस वी कैन चूज आइदर ऑफ द क्लासेस। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक क्लास पकड़ोगे दूसरे को छोड़ दोगे या दूसरा क्लास पकड़ोगे पहले को छोड़ दोगे, तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल रिमेन द सेम इन बोथ द केसेस, क्योंकि दोनों हमारी एल्गोरिथम दोनों क्लासेस को इक्वल प्रोबेबिलिटी दे रही है। तो आप किसी को भी चूज कर सकते हो, यू कैन चूज आइदर वन। लेकिन इन सम क्रिटिकल केसेस, फॉर एग्जांपल इन कोविड केसेस, वी आर हैविंग दैट बाउंड्री कंडीशन और द थ्रेशोल्ड कंडीशन, और थ्रेशोल्ड पे अगर कोई आता है तो वी से दैट इट इज अ कोविड पॉजिटिव, इट्स अ क्रिटिकल केस, वी हैव टू चूज इट। लेकिन अगर हम जनरल केस की बात कर रहे हैं तो वी कैन चूज एनी वन, बिकॉज अगर हम एक को छोड़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सेम रहती है इन दैट केस, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। हमारा जो एल्गोरिथम है वो दोनों को सेम प्रोबेबिलिटी से अज्यूम कर रहा है, ठीक है, या प्रेडिक्ट कर रहा है। तो अगर हम एक को चूज करते हैं दूसरे को छोड़ते हैं, या पहले को चूज करते हैं दूसरे को छोड़ते हैं, सो इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल रिमेन द सेम। ठीक है ना। चलिए, सो आई होप यहां तक आपको कहानी समझ में आई होगी। हम नेव बेस्ड क्लासिफायर को सॉल्व मैप रूल ही कर रहे हैं, बस उसमें एक अजम्पशन कर लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है, विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट टुमारो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कल हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे इस पे।